नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और ज्वेला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम जो अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, गेट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे कंटिन्यूम में रखते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर, जिस पे हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। हियर PYQ से डायरेक्टली लिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ये आपका जो सेशन चल रहा है गेट 2024 का चल रहा है। ओके, सो हियर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The matrix 1, 8, A3, A is more than 0, has a negative eigenvalues of A is greater than 3 by 8, 1 by 8, 1 by 4 and fourth option is to be here 1 by 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठेगा? तो भैया फॉर नेगेटिव वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज लेस देन 0, फॉर नेगेटिव EV प्रोडक्ट ऑफ EV इज लेस देन 0। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, तो पुट द वैल्यू। तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 1A 8 3 विच इज लेस देन 0, 3 माइनस 8A लेस देन 0। ए की वैल्यू कुछ आती है मोर देन या इक्वल्स टू 3/8। इट्स ऑप्शन नंबर ए इज आगरा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है in the pipe network shown in the figure, all the pipes have the same cross section and can be assumed to have the same friction factor. The pipes connecting with W, N and S with the point J have a equal length L. The pipe connecting joints J and E has a length of 10L. Okay, and the pressure at ends is N, E, S are equal. Flow rate in the pipe connecting W and J is Q. Assume that the fluid flow is steady, incompressible, and the pressure losses at the pipe interest and junction are negligible. Consider the following statement. Flow rate of the pipe connecting J and E is Q by 21. Pressure difference between J and N is equal to pressure difference between J and E. कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठ रहा है? इट्स अ ऑप्शन 1 2 false, 1 false, 2 is true, 1 and 2 true, 1 and 2 are false। पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। एंट्री है एन एस, दोनों में एग्जिट है, और ई में एग्जिट है। एंट्री पॉइंट है आपका डब्ल्यू। ओके, जंक्शन पॉइंट इज अ जे शो किया हुआ है। तो अगर हम पिक्चराइज फॉर्म में देखते हैं तो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। तो आपका अगर मैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पी एन माइनस पी जे, ये इक्वल होगा आपका पी माइनस पीजे के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंट्री और एग्जिट, तो आपका पी एन माइनस पी जे इज इक्वल टू पी माइनस पी जे। क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। तो हियर वी हैव मूविंग अहेड पी एन माइनस पी जे। तो आपका जो है, अगर दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस कर दिया जाए तो आपका सीधे सीधे फॉर्म क्रिएट दिखते बनेगा आपको। पी एन माइनस पी जे ओवर रो जी इज इक्वल टू पी माइनस पी जे ओवर रो जी। ये हेड लॉस आपका फ्रिक्शन हेड लॉस इन द एन जे डायरेक्शन, एंड ये फ्रिक्शन हेड लॉस इन द डायरेक्शन ओवर पीजे डायरेक्शन। पाइप फ्लो के केस में क्या होता है फ्रिक्शन लॉस? 32 म्यू V1L बाय रो जी डी, एंड
32 म्यू V2 L, लेंथ कितनी है इसकी 10L बाय रो जी टी। ठीक है, सो हेयर रेशियो एक आपको प्राप्त होगा V1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ V2। अब आपको जो है एक ये रेशियो मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ V2। देन मूविंग अहेड, आपको क्या पता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी अगर लगाते हैं, एक ओर से एंट्री है तो दूसरे ओर से एग्जिट होगी, तो एक क्यू एंट्री ले रहा है तो विच इज 2Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। राइट, ये हमने कैसे लिखा, ये यहाँ से डिस्चार्ज एंट्री कर रहा है, यहाँ Q1 एग्जिट कर रहा है और यहाँ पे Q2 एग्जिट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया ना पानी का, वाटर का फ्लो का, स्टोरेज कहीं नहीं है। तो अगर आप इसे जो है नॉर्मल टर्म में बोलते हो तो पाई/4 d² टाइम्स ऑफ V, पाई/4 d² कॉमन 2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2, इसका वो रेशियो आ जाएगा। अब हमारे पास जो है अगर प्योर वेलोसिटी की टर्म में देखें तो 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इन इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखने में ये आ रहा है सर जी, आपका जो है ना V2 V/21 टाइम्स है एंड V1 10 टाइम्स V2 है, सो 10V/21। क्लियरिटी, so here the value over Q2 pi/4 d² V2 Q/21 and Q1 is equal to pi/4 d² times V1 10Q/21, which is tends to be directly Q/21, right? So आपका नॉर्मली प्रेशर इन फर्स्ट इज इक्वल टू 2, तो आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नजर आएंगे कि भैया ये जो बोल रहा है ना फ्लो रेट J एंड E is to be Q/21 and pressure difference is equal. Done. Right. Now further we have to move ahead for the next question. Easy peasy. क्या बोल रहा है गुरुवर, a company orders a gear in condition identical to those considered in economic order quantity, model in inventory control. Annual demand is 8,000 gears. The cost per order is 300 rupees. Holding cost 12 rupees per month per gear. Company uses a order size that is 25% more than the optimal order quantity determined by EOQ model. Percentage change in the total cost of ordering and holding inventory from the associated with optimal order quantity 2.5, 5, 0 and 12.5. Which of the following is to the true one? तो अगर हम EOQ देखते हैं which is root over 2D C naught by CH, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, डिमांड 300, ऑर्डरिंग 8,000, actual demand D 8,000 and the holding cost is to be 12 rupees per month, तो 12 into 12 144। यहाँ पे Q स्टार की वैल्यू 182.5 यूनिट्स आएगा। एक्चुअल डिमांड कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है ना 25% मोर देन द ऑप्टिमम ऑर्डर, so which is equal to 1.25 raised into Q star 228.125. Now the value of total cost TIC square root of 2DC naught CH, वैल्यू पुट ऑन करेंगे 2 into 300 into 144 into 8,000। डन। तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे
यहाँ पे जो TIC की वैल्यू प्राप्त होगी 26290.68। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है। नाउ TI T2, तो Q/2 C0 P/Q C0। Here 22,8,125/2 into 144,8,000 divided by 228.15 into 300। यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होती है ₹26,945.54। अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली इंक्रीज 26,945.54 माइनस 26,290.68 अपॉन 26,9,290.68 इंटू 100, और ब्यूटीफुल सा हमारा अढ़ाई वैल्यू आ जाएगा। इजी, वेरी मच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we have to face a current basic feasible solution V naught is r raised to power 5. The simplex method yields the following form of a linear programming problem standard form. Minimize as z minus x1 plus minus 2x2, x3 की वैल्यू दिया हुआ है, x4 की x1 x2 के टर्म्स में, x5 की x1, और सबका जो है ना मोर देन 0 है। Objective function is written non-basic variable. If simplex method move to adjacent v1 r raised to power 5 best improves the objective function following represent the objective function v1 assuming that objective function written in same manner as above. A B C D which of the choice is to be correct one? ये MSQ है। ओके, तो इक्वेशंस तो दिख ही रही हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि भैया इसको पुट ऑन करके ना आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2। ओके, और रिमेनिंग ये दोनों इक्वेशन तीनों दिया हुआ है। इक्वेशंस नाम दे दो 1 2 3। अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूंगा तो वहां से x2 एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, 2 प्लस 2x1 माइनस x3। हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, माइनस x1 माइनस 2x2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू रख दो। एक इक्वेशन हमको मिल गई फॉर्मुलेट करते हुए, -4 माइनस 5x1 प्लस 2x, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन 3 देखता हूँ तो 3 माइनस x5 दिखेगी। इसे मैं वैल्यू पुट ऑन करता हूँ तो मुझे -3 प्लस x5 माइनस 2x2 दिखेगी।
यहाँ पे हमारी ऑप्शन बी एंड ए करेक्ट प्रतिलिपि। डन। नाउ वी शुड मूव अहेड। एमएस की ये भी है। A steady and compressible flow of air takes place through a adiabatic converging diverging nozzle। यहाँ से कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है। For a particular value of pressure difference across the nozzle, a stationary normally shock wave forms in the diverging section of the nozzle. E and F denotes the upstream and downstream of a normal shock, respectively. And which of the following statement is true? फर्स्ट वन बोल रहा है आपका स्टैटिक प्रेशर E is lower than static pressure of F। दूसरा डेंसिटी एट E is lower than density of F। Mach number is E is lower than Mach number F and specific entropy is lower than the specific entropy of F। अगर मैं आपको ये जो है ना ये ये आपका बीच का शॉक वेव दिख रहा है। ठीक है। ई एंड एफ का कंपैरिजन है। फ्लो आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको तो ये क्लियर हो गया कि डेंसिटी ऑफ ई इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एफ। मैक नंबर ई इज मोर देन मैक नंबर ऑफ एफ। ये आपको स्टैटिक में दिख रहा है। और एंट्रोपी अक्रॉस अ शॉक वेव ऑलवेज इंक्रीजेज। इट इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिस कारण से। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज टू बी ट्रू वन? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ये लोअर ने गेम बिगाड़ दिया। ये तीनों चीजें सही हैं, स्टेटमेंट जस्टिफाई करती हैं। नाउ मूविंग अहेड। ये क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। देखो सोम पूंछ भी दिया और हवा भी नहीं लगे, इस टाइप से है। आपको बताना है कि किस बीम में जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट आएगा। इनडिटर्मिनेट कब होता है? जब आपके जो है ना अननोन जो है ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ नोन इक्वेशन से। ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपका जो है नॉर्मली एक हिंज सपोर्ट है। हिंज है, पॉइंट आपका रोलर सपोर्ट है एंड 2 पॉइंट लोड है ऑन दैट पर्टिकुलर नोड। तो यहाँ पे आपके अननोन दो हैं और आपके जो है इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन भी दो है। सेकंड केस में आपका बॉडी पे एक मोमेंट कार्यरत है। बॉडी पे एक मोमेंट कार्यरत है। एक जो है हिंज है और एक रोलर सपोर्ट है। तो आपके अननोन कितने आएंगे? 2। एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसमें कितने आएंगे? 2। ये तो केस है ही नहीं उचित। नाउ ये आपको अनजाना सा चेहरा दिखेगा। अनजाना सा इसलिए, दो रूलर सपोर्ट और एक जो है आपका हिंज बना एंड 2 पॉइंट लोड। तो यहाँ पे जो अननोन बॉडी दिखेगा, फोर्सेस दिखेगा एंड इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो दिखेंगे वो दो ही दिखेंगे। यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी क्रिएटेड है। लास्ट ये वाला फिक्स्ड है, रूलर है, पॉइंट लोड है, मोमेंट है पॉइंट पे ऑन दैट पर्टिकुलर नोड। अननोन कितने हैं? 3। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी? 3। ठीक है।
hinge, roller support, point reaction. It's called as moment, hinge, roller, point, roller and hinge. मैं आपको जो है अगर एफबीडी समझाना चाहूँ तो फिक्स सपोर्ट हटाते हैं तो उसके इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट आता है। अगर हिंज सपोर्ट हटाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सपोर्ट आता है। और रूलर सपोर्ट हटाते हैं एफबीडी के लिए तो आपका एक वर्टिकल पॉइंट लोड आता है। डन, टीआरटी है बिल्कुल। नाउ डबल इंटीग्रल 3 से 4 1 से 2 dy by dx x plus y square log of a24 a is then क्या होगा? चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डियर इंटीग्रेशन x टी को y की वैल्यू 1 से dy बाय x प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विद माइनस साइन एंड लिमिट आपकी चढ़ेगी 1 से। वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 तक जाएगी आफ्टर पुटिंग द लिमिट। फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। जब इसे विथ रिस्पेक्ट टू dx करते हैं तो माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 तक जाएगी और आपकी बाउंड्री का सेशन 3 से 4 तक होगी जिसकी वैल्यू जाएगी लॉग ऑफ 25/24। और हम ऑन कंपेयर करते हैं जो कि हमें फाइनल वैल्यू देनी है लॉग ऑफ a/24 से। तो आपको क्या दिख रहा है? a की वैल्यू 25 दिख रही है, यही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं इफ एक्स टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन t dx by dt plus t minus x is equal to 0 subject to the condition x of 1 पे 0 वैल्यू x2 की कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है आपकी। क्या दी हुई है आपकी इक्वेशन? अगर मैं हमारे लीनियर फॉर्म में लिखूं डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स बाई टी इज इक्वल टू -1,
यही चीज को लिखा हुआ है, टी को नीचे ले गए एंड 1 को रिप्लेस कर दिए। अब देख देख पा रहे हैं, यही वहां पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ऑन कंपेयर हम dx बाई dt प्लस पी एक्स प्लस क्यू से करते हैं, जो कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस 1/t dt। तो ये हमें प्राप्त होता है log ऑफ t, और e की पावर माइनस log ऑफ t जो हमें वैल्यू देती है 1/t। नाउ जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं, तो ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस कांस्टेंट वैल्यू के, पुट द वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन -1 इंटू 1/t dt प्लस c। ओके, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है आफ्टर द कैलकुलेशन, ये तो log t की वैल्यू है, तो t log t 1/t प्लस c। अब बाउंड्री कंडीशन रखने का टाइम आ गया, जब हम t इज इक्वल टू 1 और x 0 रखते हैं इक्वेशन में, तो 0 c हमारा 0 की टेंडिंग होता है, तो इक्वेशन हो जाती है t log 1/t। व्हेन t इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 log 1/2 और -2 log 2, which is -2 into 0.693 minus 1.39। Okay, so the value is to be comes to be 1.39। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। ये बोल रहा है आपका, let x be a continuous random variable defined of 0 1, okay, such that the probability density function fx is equal to 1 for 0 to 1 and 0 otherwise। Let y log of x plus 1 expected value of y is। चलिए भैया, इसे भी जॉटेड डाउन करते हैं अपन। हमको प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट आई गई है इन द रेंज ऑफ 0 से 1, 1 से 0, पहले फंक्शन के लिए x डिफाइन है और अदरवाइज बोल दिया है 0। हम एक्सपेक्टेड देखते हैं, सो हमारा यहाँ पे फंक्शन कौन सा बोला हुआ है, अगर गौर फरमाएंगे पीडीएफ बोला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बाई टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ये हो गया मीन की वैल्यू। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, 0 से 1 के लिए तो डिफाइंड है फंक्शन, y की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड विथ log ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें देखने में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ एजम्पशन लेके x प्लस 1 की वैल्यू हम अप टू t ले लेते हैं, तो dx की वैल्यू dt आ जानी है। ओके, एंड जब आपका जब वैल्यूज चेंज होंगी तो लिमिट भी चेंज होंगी। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t 1 प्राप्त होगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t 2 प्राप्त होगा। लिमिट भी तो चेंज होंगी बाबू अजम्पशन से, 1 से 2, तो ये प्राप्त होगा log ऑफ t dt, dx का तो dt ही हो जाता है। सॉल्व इट डाउन करेंगे तो ये हमें दिखेगा -0.693
plus 1. 0.6137 वैल्यू प्राप्त होगी। तो इट इज कम्स 0.3863 इक्वलेंट टू 0.39। ये फाइनल वैल्यू होगी हमारे इस प्रोग्राम की। डन। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 number. Consider an air standard Brayton cycle with an adiabatic compression and turbine as a regenerator shown in figure. Air enters the compressor at 100 kilopascal and 300 Kelvin and exits the compressor at 600 kilopascal and 550 Kelvin. The air exits the combustion chamber 1250 Kelvin. Exit the adiabatic turbine is 100 kilopascal and 800 Kelvin. Exhaust air from the turbine is used to preheat air in the regenerator. Exhaust air exit the regenerator state is 600 Kelvin. There is a no pressure drop across the regenerator and the combustion chamber. Also, there is a no heat loss from the regenerator to the surrounding. Ratio of specific heat at constant pressure and volume Cp by Cv 1.4. Thermal efficiency of cycle in परसेंटेज 1 2 3 4 5 6 ये आपको दिख रहा है फिगर। ठीक है, तो इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने पीएच डायग्राम पे। पीएच डायग्राम ये okay my lord here point 1 2 4 5 is to be constructed over here. It is the point 3 and point 6 over for our cycle। यहाँ पे हमें नोन कंडीशन है T1 की, T2 की, T4 highest temperature, T5 and T6 by the एनर्जी बैलेंस से हम रीजनरेशन देखते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा T3 माइनस T2 and T5 minus T6। Okay, so it is comes T3 is equal to 200 minus 550। 750 Kelvin is the temperature over the T3। अब एफिशिएंसी देखने में आ जाएगा आपके लिए 1 minus heat rejected to the heat supply। So it is to be T6 minus T1 T4 minus T3। क्या वैल्यू है आपके पास में? सारी वैल्यू मौजूद है, तो पुट इट करेंगे, आपको ब्यूटीफुल सा 40% एफिशिएंसी रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी। द आंसर इज इन परसेंटेज comes to be 40% in the case of Brayton cycle। Now
Easy. Now, next question, we have to further move ahead. For a piston cylinder arrangement shown in the figure has a stop 2 meter above the base, and the cylinder initially air at 140 kilopascal and 350 degrees Celsius. अच्छा, and the piston is resisting in equilibrium position 1 meter above the stop. System is now cooled the ambient temperature to 25 degrees Celsius. Consider the air to be ideal gas with the value of gas constant 0.287 kJ per kilogram. Absolute value of specific work done in during the process हमें बताना है. ये आपकी प्रोसेस हो रही है. ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से इसका पीवी डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा इन अ सिंपल एंड डिसेंट मैनर में. तो आपके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं पीवी डायग्राम. ये रहा कैनवास. हियर वी हैव टू मूव अपॉन इट. PV diagram is to be constructed over here. Here, the process 1 to S is to becomes and S to 2 is to. Data is to be put it on here. Even given है 140 kilopascal, T1 350 Kelvin degree Celsius in a Kelvin 623 Kelvin 273 तो ऐड ऑन करना है. T2 25 डिग्री सेल्सियस जिसे कि हम कैलिब्रेट करेंगे तो 298 Kelvin. Work done 1 to S at the constant pressure process. कितना जाएगा? P1 V1 minus PS VS, which is MR T1 minus TS. For the constant pressure, V is proportional to T. So here we have V1 by Vs is equal to T1 by T3. So AP into 3 AS into 6 to 3 upon TS. So the value of TS is equal to 415.33 Kelvin. After this, we have to calculate it. Work done 1 to S is to be 1 into 0.287. Standard R की वैल्यू लिया हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 623.41 5.33 59.60 किलोजूल per kilogram. Okay, now 1 to S हो गया. Next S to 2 is to be 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है. तो टोटल वर्क डन 1 से 2 तक का आपका सेम ही प्राप्त हुआ 59.6 किलो जूल पर किलोग्राम. दैट्स योर फाइनल आंसर 59.6. Done. Now next question, we have to move ahead. A heat pump is driven by a work output of a heat engine is shown in figure. Heat engine extract 150 kilojoule of heat
from a source 1000 Kelvin. Heat pump absorb heat from a ambient 280 Kelvin, deliver heat to the room which is maintained at 300 Kelvin. Consider the combined system to be ideal. Total amount of heat delivered to the room together by heat engine and heat pump is in kilojoule. ओके, ये इंजन है एंड पंप है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। बहुत ही इजी पीजी निकलेगा आपका। नॉर्मली अपन जो है फॉर्मूलाज यूज करते हैं इंजन के लिए। क्या? 1 - T higher by T lower which is 1 - 300 by 1000 is to be आपकी हीट रिजेक्टेड टू द हीट सप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू 0.3 टाइम्स ऑफ Q1 की इक्वलेंट आ जाएगी और हमारे पास Q1 की वैल्यू है इत्तेफाकन 150 किलो जूल। तो 45 किलो जूल जो है Q2 की वैल्यू आती है। एंड Q2 आ गया तो वर्क भी आएगा। वर्क अगर मैं देखता हूँ तो डिफरेंस ही तो होता है, 150 - 45 105 किलो जूल। COP कैलकुलेट करते हैं पंप के दृष्टिकोण से। Q4 by work done, desired effect upon work input। तो Q4 by 105 300 by 300 minus 280। तो ग्राउंड रियलिटी हमें पता चलती है Q4 की, जो कि 1575 किलो जूल आता है। क्वेश्चन में गौर फरमाएंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू रूम है। तो टोटल हीट डिलीवर टू रूम हो जाएगी आपकी Q2 प्लस Q4 के इक्वलेंट। तो 45 plus 1575 which gives the value over 1620 kilojoule. That's your final answer. Done? Easy. Now further we have to move ahead for the next question. Alright, consider a slab of 20 millimeter thickness. There is a uniform heat generation of Q dot 100 megawatt per meter cube inside the slab. Left and right faces of the slab are maintained 150 and 110 degrees Celsius respectively. Plate has a constant thermal conductivity 200 watt per meter square Kelvin. One dimensional heat conduction to the location. Maximum temperature from left face will be in millimeter. 150, 110, 100 megawatt per meter cube and 20 millimeter. Okay. A rectangular slab for heat generation. On this note, we have the differential equation directly. Del square T del x square plus Qg by A is equal to 0। इसे हम टेम्परेचर के टर्म्स में देखते हैं। तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री तो x is equal to L, T is equal to T1 150 degrees। So here we have 150
qg x² by 2k plus c1 minus l plus c2 at x is equal to l and t is equal to t2 लगाता हूँ तो 110 डिग्री सेल्सियस है। 110 माइनस क्यू जी एल स्क्वायर अपॉन 2k प्लस c1 l plus c2. On that particular node we have to get the value over c1 c2 minus c1 upon 2l 100 minus 150 by 2 into 0.01 gives the value of minus 200. Then for the maximum temperature range आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को वन रो में जीरो के इक्विवेलेंट करना होगा तो द वैल्यू इज टू बी डी टी बाई डी एक्स माइनस क्यू जी एक्स अपॉन ए प्लस सी वन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन करेंगे आप तो आपको दिखना चालू होगा माइनस 100 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हीट जनरेशन एक्स की वैल्यू इज टू बी 200 minus 200. So distance is to becomes 4 into 10 raised to power minus 3 meter in the mm minus 4 mm हो तो आपका distance from the left face हो जाएगी टोटल 10 से वो सब्सट्रैक्ट होगी तो 6 मिलीमीटर आ जाएगी। डन। अगर मैं आपको ग्राफी रूप में दिखाना चाहूँ अगर ये स्लैब है ओके नाउ T1 दिया हुआ है T2 दिया हुआ है 150 एंड 110 और इसका कंस्ट्रक्शन होता है आपका टेम्परेचर ग्राफ के लिए तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से पीक टू वैली डिस्ट्रीब्यूट होती है। टोटल लेंथ 2l के लिए इसीलिए लेफ्ट हैंड में जो है ना l माइनस से कैलकुलेट किया हुआ है वैल्यू आया तो यहाँ पे 6 मिलीमीटर इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए further we have to move ahead for the next question. Condenser is used as a heat exchanger in a large steam power plant in which steam is condensed to a liquid water. Condenser in a cell and tube heat exchanger which consists of one cell 20,000 tube. Flow through each of the tube is 1 kilogram per second. Inlet temperature 30 degrees. Steam condenser cell condense at 430 kg per second 50 degrees Celsius. Heat of vaporization is 2.326 megajoule per kilogram 4 kilojoule per kilogram Kelvin. Effectiveness of heat exchanger बढ़िया पका पकाया क्वेश्चन दिया हुआ है
पका पका है इसलिए क्योंकि डाटा जहाँ बहुत दिखता है ना वहाँ पे जो है ना करने के लिए कुछ नहीं होता। कंडेंसर का जो है फॉर्मुलेशन देखना है। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर तो कंडेंसर में फिक्स होता है, हॉट इनलेट, हॉट आउट, TCI एंड TC नॉट। इफेक्टिवनेस देखनी है आपको, है ना। तो आपका जो है मास फ्लो रेट हॉट का 430 किलोग्राम पर सेकेंड, लेटेंट हीट गिवन है 2.326 मेगा जूल पर केजी। इफेक्टिवनेस एक्चुअल टू द मैक्सिमम का रेशियो होता है। Q dot is equal to mass flow rate of hotter one into latent heat। 430 2.236 megajoule means 10 raised to power 6, 1000.18 megawatt। Q max, T minimum, THI minus TH naught, 20,000, 1 into 4,000, 50 minus 30। So the value is to becomes 1600 megawatt, and there is the ratio 1000.18 division over 1600 is to be 0.625. That is your value is to be completed।
0.625. Here the value is to be conceive. 0.625 for the effectiveness. Now moving ahead. Consider a hemispherical furnace diameter 6 meter with a flat base. Dome of the furnace has to an emissivity 0.7 and the flat base is black body. Base and dome are maintained at a uniform temperature 300 Kelvin, 1200 Kelvin respectively under a steady state condition. The rate of radiation heat transfer फ्रॉम द डोम बेस स्टीफन बल्च में अलग से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर केल्विन। भैया ये स्फेरिकल है, नीचे का सर्कुलर है और ऊपर का सेमी सर्कल है, तो एरिया देख लेते हैं। A1 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर 9 पाई मीटर स्क्वायर, one portion, second portion E2 is equal to 2 pi r square, pi times of 3 का स्क्वायर 18 पाई मीटर स्क्वायर। हीट सिग्मा T24 minus T14 upon surface resistance, space resistance, then again surface resistance। यहाँ पे आपको F11 का व्यू फैक्टर 0, automatically F12 1 receive। Okay, so all the values you have epsilon 1 emissivity 1 1, emissivity 2.7। on that particular node हमारा जो हीट की वैल्यू आती है वो आती है 27 26 966.198 watt इन द किलोवाट हमें आंसर देना। तो 27 26.97 kilowatt, that's your final answer। ओके, ब्यूटीफुल से कैलसी में रखेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाना, घबराने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशनलेस एनालिसिस है। लिक्विड फिल्स हॉरिजॉन्टली कैपिलरी ट्यूब whose one end is dipped in a large pool of the liquid. Experiment shows that the distance L traveled by a liquid meniscus inside the capillary in time t given by A, gamma A, RB, mu C and root T. Gamma is a surface tension R in the inner radius of capillary. Mu is dynamic viscosity of liquid. A is a dimensionless constant. Then the value of exponent alpha is क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे हम L की वैल्यू के लिए हम कंसीडर कराएंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नोटेशंस के साथ दिए हुए हैं ना। गामा जो है सरफेस टेंशन है, तो इसकी यूनिट mt-2 होती है, उसी को गामा। कंसीविंग पावर A, के कांस्टेंट है तो उसे आप 0 लिखिए, 0 पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेंथ को तो L ही लिखिए। देन सरफेस टेंशन रेडियस है ना L, म्यू विस्कोसिटी डायनेमिक वो भी, सो डायरेक्टली फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ml-1 t-1 पावर ऑफ C एंड T पावर 1/2। यहाँ से आप कांस्टेंट mlt कंपेरिजन करते जाइए। A प्लस सी 0 देगा, नंबर 1। B माइनस सी 1 देगा, नंबर 2। एंड 2a माइनस सी प्लस हाफ 0 देगा।
ऑन दैट नोट हम इसे सॉल्व इट डाउन करेंगे तो हमें ए की वैल्यू 0.5 नज़र आएगी, बी की वैल्यू 0.5 एंड सी की वैल्यू -0.5। यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए की, सो 0.5 योर आंसर। डायमेंशनलेस एनालिसिस, कंपेयर एम एल एंड टी, डील डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द जीटी गियर ट्रेन का है। द लेवाई टाइप ए train illustrated in a figure has gear with a module m is equal to 8 millimeter per tooth. Gear 2 and 3 have a 19 and 24 teeth. Gear 2 is fixed and internal gear 4 rotates in a 20 revolution per minute counterclockwise. The magnitude of angular velocity of arm in revolution per minute. देखो गियर ट्रेन के तो क्वेश्चन हम लगाते ही हैं, अगर आप जो है ना इसका सिर्फ डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर पाते तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व इट डाउन हो जाना था। ये देखें, आपका कुछ नहीं, ये डायग्राम से ही खत्म हो जाना है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वन, फॉरमोस्ट वन। सेकंड वन, थर्ड वन, और इसके बीच से आपकी क्या निकल के जा रही है अंदर से, आर्म। ये आर्म जा रही है, तो ओ वाला एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल एंड देयर इज अ आर्म। तो चलिए वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। T2 दिया हुआ है 19, T3 24 एंड 4 0, N1 0, 1 is fixed, N4 is equal to 200 RPM counterclockwise. So here TP cyclic की कंडीशन से R2 plus 2R3 is equal to R4 T2 plus 2R3 is equal to R4. So हमें T4 T2 plus 2T3 is equal to T4. The value of T4 19 plus 2 into 24 is equal to 67. Deal. Now move ahead further part. For this operation we use a
table for that. Here A, gear 2, gear 3 and gear 4. A stands for arm. अगर आर्म को फिक्स करें 0 दे, गियर 2 का रिवॉल्यूशन x, गियर 3 का गियर 4 को बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा -x t2 अपॉन t3 -x t2 अपॉन t3 t3 बाई t4। अगर मैं वैल्यूज कंसीडर करवाता हूँ तो आपका ये तो वही रहेंगे। यहाँ पे आपको प्राप्त होगी -19x/24 और यहाँ पे -19x/67। आर्म फ्री कर दिए तो रिवॉल्यूट करेगी, तो पहले वाले में y प्लस x, y माइनस 19x/24 एंड y माइनस 19x/67 के हिसाब से रिवॉल्यूट करेगी। ओके, नाउ फॉर द कैलकुलेशन पार्ट we make over x plus y gear 2 is equal to 0. X plus y is to be fixed. So on that node we have the value is equal to x is equal to minus y और n4 की वैल्यू 20 rpm दी है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू रिसीव हो जाएगी 15.58 rpm एंड y 15.58 rpm। एक जो है क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज रिसीव होगी। डन। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म पूछा हुआ है तो प्लस वाई है, तो आपका 15.58 रिवॉल्यूशन पर मिनट क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है। आप ये एजम्पशन जो है ना करेक्टली लेना और एक बार जो ले लेना उसे लास्ट तक फॉलो अप करना, राइट। नाउ further move ahead for the next question. We have horizontal beam of length 1200 millimeter is pinned at left and is resting on a ruler at the other end as shown in figure. Linearly varying distributed load is applied on the beam. Magnitude of maximum bending moment acting on the beam in Newton per meter is okay। ये बीम दिया हुआ है, उस पे एक सेक्शन ले लो एक्स एक्स और आपको कैलकुलेट करना है, कैलिब्रेट करना है। आपका एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। तो हियर रिएक्शंस आर टू बी कम्स, रिएक्शन दिखेंगे आपको आर ए प्लस आर बी एरिया अंडर द डायग्राम। तो इट इज टू बी 1
0.2 इंटू 100 इंटू 1/2 विच इज 60 न्यूटन के इक्वलेंट। अब एक साइड का मोमेंट 0 ले लो, सो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और आपको ट्राइंगल है तो 1/3 और 2/3 तो पता ही होगा। फिर यहाँ से जहाँ बना आर ए की वैल्यू 20 एंड आर बी की वैल्यू क्या रिसीव होती है, आर ए अगर 20 है तो 40 रिसीव हो जाएगी। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ahead for the shear force calculation, then further the bending moment is to be calculated. So shear force अगर हम देखते हैं एट अ पर्टिकुलर सेक्शन में जाके एस एफ, तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। आर ए वर्टिकल फोर्स माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू 100x अपॉन 1.2 एंड विच टेंस टू बी 0 के इक्वल। तो डिस्टेंस हमें फॉर्म हो जाती है 0.693 मीटर पे जो है आपका bm क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इक्वेशन लिखते हैं bm की, तो 20.693 माइनस हाफ 0.693 इंटू 100 इंटू 0.693 अपॉन 1.2 एंड डिस्टेंस 0.693 बाय 3। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो रिसीविंग एंड पे आता है वो 9.237 न्यूटन मीटर। तो फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में देना है तो 9.2 न्यूटन मीटर होगा। वाओ, सच अ गुड क्वेश्चन। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ते हैं। एट एट इंस्टेंट ओपी इज OP is a vertical and AP is a horizontal link. OD is rotating counterclockwise at a sense of omega radian per second. Pin P on link OD side in the slot BC link. ABC, which is hinged at A, cause clockwise rotation of the link ABC. Magnitude of angular velocity of link, टोटल लिंक, ये जो डायग्राम ब्लू कलर से दिखाया है ABC इज, ABC मतलब आपका लिंक इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसके परपेंडिकुलर तो आपका जो है ये लिंक है, एक ट्रायंगुलर सेगमेंट है, तो यहाँ आएगा और उसका तो कोई डिस्टेंस आपको मेंशन ही नहीं, तो ये आपका 0 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। V इज इक्वल टू OP इंटू ओमेगा OP, सो P इंटू 7, तो आपके लिए ए बी नो परपेंडिकुलर component of velocity है। डीच नाउ फर्दर वी हैव टू मूव अहेड। वाइब्रेशन में आ गए हम। अ वाइब्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m, vertical spring is stiffness 2k and horizontal spring stiffness k. The end A is horizontal spring is given. Horizontal motion x a sin omega t. Other end of a spring is connected to a inextensible rope that passes over two massless pulley shown. Assume mass 10 kg and 1.5 kilonewton per meter. Neglect the friction magnitude of critical driving frequency for which oscillation mass becomes excessively large in radian per second. xa a sin omega t. ओके, एक कट के दिया हुआ है, एक कट टू के दिया हुआ है, तो पुल्ली अरेंजमेंट थी एंड देन फिक्स किया हुआ है। उस कंडीशन में आपको देखना है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपका मास कंसीडर करता हूँ, इस पे क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे आपने डिस्टर्ब किया, सो ऑन दैट नोट टेंशन लग रही है,
दो पुली हैं तो 2T लग रहा है। स्प्रिंग है 2Ks लग रहा है, एंड मास के साथ आपका x डबल डॉट का कंपोनेंट आता है, और 2T आ रहा है तो k टाइम्स ऑफ 2x लग रहा है। सो अगर मैं गिवन डाटा यहाँ पे लिखता हूँ, मास 10 kg, k 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 1500 न्यूटन पर मीटर एट टाइम t पे आपका DLmbert लगाते हैं आफ्टर डिस्टर्बेंस, mx डबल डॉट प्लस OKX डॉट प्लस 2KX इज इक्वल टू शून्यम, ये वाला स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग। तो यहाँ पे mx डबल डॉट प्लस 6KX इज इक्वल टू 0, x डबल डॉट 6K बाई m x इज इक्वल टू 0, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली 6K बाई m रिसीव हो जानी है। फर्दर जो भी वैल्यू हमारे पास है पुट इट ऑन करते हैं तो 900 स्क्वायर रूट के अंदर प्राप्त होता है, जिसकी फाइनल इजी पीजी वैल्यू आपकी 30 रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ फॉर द next upcoming question is to be comes around. A solid massless cylinder member 50 millimeter diameter is rigidly attached at one end, is subjected to axial force 100 kilonewton, torque 100 newton meter is other end is shown. Assume the axis of cylinder is normal to the support. Consider the MDET distortion energy theory with yield stress 300 megapascal, FOS बताना है। Alright, तो ऑन दैट नोट हमको जो है दिखने में आता है, अगर इसका 2D मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से होगा। ओके, आपका ट्विस्टिंग बोल रहा है T इज इक्वल टू 600 न्यूटन एंड एक्सियल लोड जो P की वैल्यू है 100 किलो न्यूटन। ऑलराइट, 600 न्यूटन मीटर NM तो 10⁻6 हो जाता है, ये ध्यान रखना। सो हियर अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रेस देखता हूँ तो लोड पर यूनिट एरिया के भाव में 100 इंटू 10 क्यूब बाई पाई बाई 4 एंड डायमीटर 50 mm, 50 स्क्वायर, सो 50.93 मेगा पास्कल। देखो मिलीमीटर और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से मेगा पास्कल बड़ी आसानी से मिला। स्ट्रेस के लिए 16T बाई पाई डी क्यूब SI वाले फॉर्मूले याद रखो। तो हियर इट कम्स ऑन दी 16, T की वैल्यू 600, 10⁻³ मीटर का mm, पाई इंटू 50 क्यूब। सो हमें जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो होगी क्या, 4.5। तो ये वैल्यू हो जानी है क्या, इट इज टू बी 24.446 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई 0 है, अब यहाँ MDET लगा रहा है तो सिग्मा टी परमिसिबल सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस टी टाउ ऑफ एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। और मेरे को ये पता है कि सिग्मा टी परमिसिबल जो है यील्ड टेंसाइल टू द एन के इक्वलेंट होता है। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट ऑन करना है। तो 300 बाई एन स्क्वायर रूट ऑफ 50.93 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 24.4
6 का whole square. Value of n is to becomes 4.5. That's your final design value for the factor of safety. Easy, completed, got it. Now, number 57. फिगर में दिख रहा है थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्टेड बाय वेल्डिंग प्लेट together along a line makes an angle 60 degree horizontal. The closed vessel has a wall thickness 10 millimeter and dia 2 meter, subjected to a internal pressure 200 kilopascal. Normal stress acting in the weld is in megapascal. यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा. ऑन दैट नोट वी हैव, तो यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है. सिलेंडर आपको लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेस तो आनी ही है, और आपका क्वेश्चन भी उसी से हेड बैक हो जाएगा. अगर मैं सिग्मा एक्स डायरेक्शन पी डी बाई 4t लगाता हूँ, पी 0.2 इंटू ये मेगा पास्कल में इसमें एम पी है. 10.2 इंटू 2000 4 इंटू थिकनेस 10 mm, तो 10 मेगा पास्कल. दैट्स योर सिग्मा एक्स. सिग्मा वाई इज इक्वल टू हूप स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन 2t is to be 0.2 2000 2 into 10 20 megapascal. ऑलराइट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा डायरेक्शन में कंसीव कराना है. यही तो पूछ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस. सो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos of 2 theta plus tau of एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा. तो हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, डायरेक्टली अल्फा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 2. क्यों, क्योंकि जब हम सेगमेंट कंसीव करते हैं तो हम एंगल यहाँ लेते हैं. ओके, समझ में आया. प्रोफाइल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस वगैरह दिखी. जी हाँ, तो हमें ये 12.5 मेगा पास्कल इजी पीजी आ जाते हैं. डन, गॉट इट. सो हियर we have the value calculated 12.5. Now, next part. A 3-hinge arch ABC in the form of semicircle as shown in figure. Arch is a static equilibrium under a vertical load P 100 kilonewton and Q 50. P 100 है, Q 50 है.
Neglect the friction on the hinges. Magnitude of horizontal reaction at B is in kilonewton. कुछ नहीं, B का ही देखना है, तो मतलब एक क्वार्टर का देखना है, एक क्वार्टर का देखना है। तो एक क्वार्टर, ये हाफ इरेज करोगे तो ये वाला क्वार्टर दिखेगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लोड लग रहा है उसी की वैल्यू आपको बतानी है। समीशन ऑफ टोटल मोमेंट एट सी, जीरो लेते हो आप। मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। Now there is to be ay multiply with 12 minus 100 into 9 minus 50 into 3 is equal to 0. Ay 87 and a half kilonewton ये प्राप्त होता है। लेफ्ट सेक्शन हम ले रहे हैं। ऑन दैट नोट मोमेंट अबाउट द बी इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल ax मल्टीप्लाइड विद द 6 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना मोमेंट, माइनस 87.5 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ax इज इक्वल टू 37.5 न्यूटन एंड ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू बी 0 लेते हैं। सो हियर ax माइनस bx इज इक्वल टू 0। एक्स तो है नहीं तो ओनली ax की वैल्यू हमें फाइनल प्राप्त होगी 37.5। डन। ऑलराइट, further we have to move on the particular note of the band break question. A band break shown in the figure has a coefficient of friction 0.3. Band can take a maximum force 1.5 kilonewton. Maximum breaking force that can be safely applied is in Newton. Rounded off nearest integer 200 and 800. Okay, यहाँ पे आपकी वैल्यू है म्यू 0.3 T1 जो कि आपके इस स्ट्रिंग में लग रही है, T2 पाचू वाले में ये पूरा बैंड लपेटा हुआ है। समीशन ऑफ मूवमेंट ओ के अबाउट ओरिजिन के अबाउट 0 लेते हैं। फोर्स इंटू 800 and 200,000 माइनस T2 into 200 is equal to 0. So F directly T2 times 200 upon 1000। एक इक्वेशन हो गई नोन। अब हमको पता है e की पावर म्यू थीटा, then we have the value over T2 1.5 into 1000 e की पावर 0.3। थीटा कितना है 180 डिग्री का स्प्लिट है, तो T2 584.49 न्यूटन रिसीव होता है। टोटल फोर्स जो रिसीव होगा वो होगा 584.49 200 by 1000 116.89 न्यूटन और इंटीजर 117। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कटिंग टूल प्रोवाइड्स अ टूल लाइफ 60 मिनट्स while machining with a cutting speed 60 meter per minute. When the same tool is used for machining the same material, it provides a tool life 10 minutes
cutting speed 100 meter per minute and change is 80 meter per minute. Work material combination tool component using a tailor to life model is। अच्छा भैया, इसे देखते हैं हम। टेलर आ गए भैया। सो नंबर 60, we have v1 value is to be 60 meter per minute, v2 is to be 100 meter per minute, v3 80 meter per, यही है।
Cutting speed 60 minute, speed 60 meter per minute, same tool used for machining for same material provided, right? Okay, 80 meter. Full life of Taylor exponent. बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। आते हैं कैसे आसान। टेलर टू लाइफ पता है ना, v1 raised to power n। यहाँ get the 100 अपॉन एक्सपोनेंट आती है 0 पॉइंट। क्या आ गया, तो मामला तो सेट है ना। v1 पावर v3, आसानी से v3 कैलकुलेट 27 नीट, ये हमें फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट, aluminium is casted in tube shape mold having a dimension 20 20 20। ओके, क्यूब के लिए दिया हुआ है। सेम माउंट मटेरियल इज यूज्ड टू कास्ट अ स्फीयर एल्यूमिनियम हैविंग अ डायमीटर 20, मतलब ये दोनों। pouring temperature for the both cases is same। ratio of solidification time of the spherical, हमें पता है TS is equal to K times by A का होल स्क्वायर होता है। अब इत्तेफाकन यहाँ पे A is equal to D दिया, नॉर्मली A/6 एंड D बाई जाता है, और A और D इक्वल हैं आपस में, क्यूब का और आपके डायामीटर सेम है। आपका फाइनली ये वैल्यू 1 रेशियो। बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये आपको प्रैक्टिस में आ ही जाता है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 62। 62 में बोल रहा है ब्लैंकिंग ऑपरेशन इज C20 स्टील, C20 स्टील is to obtain a circular disc having a diameter 20 mm, thickness 2 mm, allowance 0.0 is provided, punch size is in millimeter for the 2 decimal places। ओके, यहाँ पे डायमीटर ऑफ ब्लैंक 20 mm एंड थिक, और क्लियरेंस ये हमें पता है 00 टाइम्स 0.0 वैल्यू होती है क्लियरेंस। अब यहाँ पे ब्लैंकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे आस्क है पंच साइज which is die size minus times of 20 minus times of 0 19 easy, deal done now। Next question, in a arc welding process voltage current 30 volt irrespective CSA millimeter square, welding speed 5 meter second, energy आपका 20 joule, percentage of heat at the sun। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस मेल्टिंग हीटिंग लॉस्ट सप्लाई हीट मेल्ट बाय हीट सप्लाई। अब हीट सप्लाई क्या है, पी आई विच इज 30 इंटू 6000, एंड आपको यहाँ पे देखने में मिलता है डायरेक्टली 20 जूल मेल्टिंग। बस यहाँ से दम विच इज 6
1000 minus 1000, the value is to become 367। ये आपका IIT द्वारा, और एक्चुअली जो वैल्यू आती है 99.67, mark it down as a star one। Okay, for the next question we have to move part. That surface C system having a dimension 100 millimeter and 200 clam milk. Each tooth cutter is 100 millimeter diameter and 200 width. Heat per tooth 0.1 per minute. Depth of cut to machining time required to remove entire rest. Very easy. Approach निकालेंगे, अप्रोच कंपलसरी वाली आ जाएगी हमारी टाइम्स 100 minus 14 equivalent length of compulsory plus actual 114 millimeter, speed 1000 V by 5 day, RPM 6366। हमारा मशीनिंग टाइम होता है इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन FFT ZN के साथ मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे 100.1 66 इंटू क्या हो जाएगा, वैल्यू इज फाइनल वैल्यू, ये रिसीव। इजी, बहुत ही। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन। इन अ सप्लाई रिटेलर सप्लाई चेन, डिमांड ऑफ ईच रिटेलर to the capacity of each supplier, it cost material supply to each retailer are tabulated. Supply chain manager is to minimize the cost of transportation supply chain। ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स से आप सॉल्व, आपको ऑप्टिमल डिमांड प्राप्त हो जाए। हम हंगेरियन मेथड का यूज, तो सबसे पहले इसमें कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 5, फिर इस कॉलम में 10, कॉलम में एंड इस कॉलम में ये वाली पूरी रो 0 हो जाए। फिर रो मिनिमम मेथड यूज करते हैं ईच रो के एलिमेंट, तो जो ये वाले एलिमेंट हैं तो ये वाला वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके आप यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा एंड यहाँ ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव कर आपको जीरोस एलोकेट, तो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ये वैल्यूज आपको निगेट 11 7 प्लस 14 प्लस 9 मल्टीप्लाइड हो, द फाइनल वैल्यू द ट्रैक 1 2 3 फॉर द डन। चलिए आपका सेशन हम इतना ही रख। साथियों, जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। पीएम क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट। पीएम क्लास में आपका मन देने के लिए धन्यवाद।